हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल पे जिसका नाम है फिजिक्स मैथ समझो, क्योंकि समझ के पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू बना रहा हूं और आज मैं नेक्स्ट चैप्टर धारा के चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व पाठ का कुछ एमसीक्यू लेकर आया हूं। इसमें हम 30 एमसीक्यू पे चर्चा करेंगे और उसे व्याख्या के साथ हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। धारा के चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर का पहला क्वेश्चन है। एसआई पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की इकाई होती है। इसका सही आंसर है टेस्ला। क्या है इसका सही आंसर? टेस्ला। ठीक है, वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे सवाल भी हैं जो पिछले कई वर्षों में पूछ चुके हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं और इन्हें अच्छी तरह से करेंगे। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे चालक जिसकी लंबाई L है तथा जिसमें विद्युत धारा I बह रही है पर अधिकतम बल है। तो इसमें बताया जा रहा है कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र B है और उस पर अधिकतम बल कब लगता है, जिसमें कोई विद्युत धारा I बह रही है और उसकी लंबाई L है। तो इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है BIL साइन थीटा, वेयर थीटा इज़ द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो यहाँ पे एंगल है वो थीटा कितना है? 90 डिग्री है। थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो इसलिए फोर्स क्या हो जाएगा? BIL साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? BIL। तो ऑप्शन कौन सा है? BIL, डी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। एक आवेश चुंबकीय क्षेत्र में बिना विचलित हुए सीधी रेखा में गति करता है, तो आवेश की दिशा कैसी होगी? दिशा के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर या प्रति समांतर और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के प्रति समांतर होगी। तो यहाँ ध्यान देंगे कि कोई भी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में सीधी रेखा में तभी गमन करेगा जब उस पर लगने वाला बल शून्य हो। तो जब लगने वाला बल शून्य होगा तो वो सीधी रेखा में गति करेगा, ये तो क्लियर है। तो लगने वाला बल शून्य कब होगा? तो आप जानते होंगे लॉरेंज फोर्स के द्वारा कि F का वैल्यू यानी फोर्स का वैल्यू कैसे दिया जाता है? फोर्स इक्वल्स टू QV क्रॉस B और QVB साइन थीटा, वेयर Q क्या है? आवेशित कण पे जितना चार्ज है, V वेलोसिटी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल एंड B इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और थीटा इज़ द एंगल बिटवीन V एंड B। तो जब थीटा का वैल्यू कितना होगा ताकि ये F का वैल्यू 0 हो जाए, तो F का वैल्यू 0 करने के लिए QVB इन सब को तो चेंज नहीं कर सकते हम, थीटा को ही चेंज कर सकते हैं। तो साइन कितने डिग्री के मान के लिए बल का मान शून्य होता है? तो साइन 0 डिग्री के लिए भी या साइन 180 डिग्री के लिए, दोनों के लिए ही साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी लगने वाला फोर्स भी 0 हो जाएगा। यानी कि जब वो समांतर या प्रति समांतर गति करेगा तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा और आवेशित कण सीधी रेखा में गति करेगा। तो इसका आंसर है C, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर या प्रति समांतर। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम लोग। एक टेस्ला बराबर होता है, कितने के बराबर होता है? तो 10⁴ गाउस के बराबर होता है। अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई होती है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई क्या होती है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन हो जाएगा B, एम्पियर मीटर स्क्वायर। नॉर्थ होता है, साउथ टू नॉर्थ, दक्षिण से उत्तर की ओर हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग आगे चलते हैं। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? बहुत कम, शून्य, बहुत अधिक होता है या अनंत होता है? तो आदर्श वोल्टमीटर
वोल्ट मीटर सबसे पहले करता क्या है? वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर को मापता है। तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापना हो और क्या हो, वह बिल्कुल भी करंट ड्रॉ नहीं करता हो, ऐसा वोल्ट मीटर होना चाहिए कि वह बिल्कुल भी करंट ड्रॉ नहीं करता हो, नहीं तो वो सर्किट में जो विद्युत धारा बह रही है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, वो प्रभावित हो जाएगी। तो इसलिए वोल्ट मीटर को ऐसा होना चाहिए कि वो बिल्कुल भी करंट को ड्रॉ नहीं करता हो, यानी कि बिल्कुल भी धारा उससे प्रवाहित ना हो सके। और चूंकि विद्युत धारा का मान शून्य होना चाहिए तो इसलिए उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। ठीक है, प्रतिरोध क्या होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत होता है। आगे बढ़ते हैं। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होगा? तो क्या होना चाहिए इसका? शून्य होना चाहिए। प्रतिरोध शून्य होगा तभी मैक्सिमम करंट उससे फ्लो हो पाएगा और वो उसको रीड कर पाएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है, दो लंबे और समांतर चालकों में विद्युत धारा एक ही दिशा में बह रही है तो दोनों चालक क्या करेंगे? मान लीजिए कि दो कंडक्टर हैं और दोनों में I1 और I2 विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और दोनों की दिशा एक ही है। तो ऐसे कंडीशन में दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। इस पे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण इस पे एक चुंबकीय बल लगता है। आप जानते हैं कि प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो इस चालक के कारण इस पे एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और इस चालक के कारण इस पे भी एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसकी दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी, यानी दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आगे चलते हैं। दो लंबे और समांतर चालकों में विद्युत धारा उल्टी दिशा में बह रही है तो दोनों चालक, अब यहाँ क्या किए हम? दोनों का डायरेक्शन को हम चेंज कर दिए हैं, एक में ऊपर है तो दूसरे में नीचे है। तो यहाँ जब पहले वाले क्वेश्चन में आकर्षित करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षित करते हैं। जब विद्युत धारा की दिशा उल्टी होगी तो प्रतिकर्षण होगा और जब एक समान दिशा होगी तो आकर्षण होगा। ध्रुव पर नमन कोण होता है। ध्रुव पर नमन कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। अगला सवाल है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की विमाएँ होती है तो इसका मात्रक आपको पता है क्या होता है? एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? ए, और मीटर स्क्वायर लेंथ का यानी एल स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर ए इज़ द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो एल स्क्वायर ए कौन सा है? ऑप्शन बी, एल स्क्वायर ए इज़ द राइट आंसर। चुंबकीय क्षेत्र द्विध्रुव आघूर्ण तथा बल आघूर्ण का संबंध होता है। चुंबकीय क्षेत्र को किससे डिनोट करते हैं? बी से। द्विध्रुव आघूर्ण को किससे डिनोट करते हैं? एम से। और बल आघूर्ण को टाउ से। यानी द रिलेशन बिटवीन बी, एम एंड टाउ विच इज़ द करेक्ट रिलेशन। तो टाउ इक्वल्स टू एम क्रॉस बी। क्या होता है? टाउ इक्वल्स टू एम क्रॉस बी। नेक्स्ट, चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होती है। चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? नेगेटिव में होती है, एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, ध्रुवों पर चुंबकीय नति का मान होता है। ध्रुवों पर चुंबकीय नति का मान क्या होता है? 90 डिग्री होता है। भूमध्य रेखा पर चुंबकीय नति का मान होता है। भूमध्य रेखा पे 0 डिग्री होता है, ध्रुवों पर 90 डिग्री होता है, भूमध्य रेखा पे 0 डिग्री होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये अक्सर पूछे जाते हैं परीक्षा में, इसे अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव प्रबलता पोल स्ट्रेंथ का मात्रक है। क्या होता है? एम्पियर मीटर इसका सही आंसर है। ध्रुव प्रबलता। ट्रांसफर क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ है स्टील, निकल, कॉपर या नरम लोहा। तो इसके लिए कौन सा उपयुक्त पदार्थ होता है? नरम लोहा। नरम लोहा जो कि आसानी से मुड़ सकता है उसे नरम लोहा कहते हैं। आगे चलते हैं, निम्न में कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? अनुचुंबकीय पदार्थ कौन से कहलाते हैं? जो कि मैग्नेटिक फील्ड में बहुत ही कम आकर्षित होते हैं। तो कौन है? एल्यूमिनियम। इसका सही जवाब है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक इलेक्ट्रॉन
v वेग से समरूप चुंबकीय क्षेत्र के समांतर चलता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा किया गया अनुभव बल होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, F इक्वल्स टू लॉरेंज फोर्स से Q V क्रॉस B, V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये फार्मूला होता है। या इसे कितना लिख सकते हैं, Q V B साइन थीटा। अब बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव क्या किया जाएगा, जब वो समरूप चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से गति करता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा समांतर चलता है। वो क्या करता है, समांतर चलता है। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, 0, यानी f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, f का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है, आगे चलते हैं। लॉरेंज बल का व्यंजक है Q ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, Q ई वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर क्रॉस प्लस। अब हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। धारावाही परिनालिका के भीतर जो परिनालिका होती है, सोलेनॉइड जिसे कहते हैं, इस तरह से परिनालिका होती है, ठीक है, ये परिनालिका होती है। और इसे जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं तो इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। तो उस चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है वो पूछा जा रहा है। पर धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, समरूप होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, समरूप होता है। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता क्योंकि वह क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, कैसा आवेश होता है, इस पर अनावेशित होता है, ये इस पर कोई आवेश नहीं होता है। तो इसे अनावेशित होने के कारण इसे त्वरित नहीं किया जा सकता है, जो आप लोग साइक्लोट्रॉन में पढ़े होंगे। चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं, दिक्पात। दिक्पात का यही परिभाषा भी है कि चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण क्या कहलाता है, दिक्पात कहलाता है। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू होती है, क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे आ गए हैं। 27वां नंबर क्वेश्चन है, किसी तार जिसमें धारा प्रवाहित होती है उत्पन्न करता है। किसी तार में जो धारा प्रवाहित होती है तो वो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है, वो केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, केवल चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आगे चलते हैं हम लोग। बायो-सावर्ट नियमानुसार धारावाही अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र धारा से उस बिंदु की दूरी पर किस प्रकार निर्भर करती है। तो आप लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा बायो-सावर्ट लॉ। उसमें दूरी से कैसे संबंधित होता है, r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हो जाएगा बी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो ऑप्शन डी इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, यदि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी सुग्राहिता क्या हो जाएगी, इसकी सुग्राहिता यानी कि सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी एमीटर को संटित किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या हो जाती है, घट जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने 30 MCQ क्वेश्चन देखे हैं। इसे आप लोग अच्छे से ध्यान से देख लेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे और मुझे कमेंट करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो मैं MCQ दे रहा हूँ उससे ज़रूर प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय।